कहानी की शुरुआत ओब्रे नाम की लड़की से होती है जो अपनी दोस्त ग्रेस के अंतिम संस्कार में गई होती है। वह अपनी दोस्त को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका दिमाग बार बार उन पुरानी यादों में भटक रहा है जब उसने एक अजनबी आदमी के साथ समुद्र किनारे पर रात बिताई थी। इस भारी और डरावने माहौल से परेशान होकर ओब्रे वहाँ से चुपचाप निकलने का फैसला करती है। वह वहाँ से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी एलिस नाम की एक महिला उसके पास आती है। एलिस खुद को ग्रेस की चचेरी बहन बताती है और ओब्रे को रोकते हुए कहती है कि मरने से पहले ग्रेस उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ गई थी। इसके बाद एलिस ओब्रे को बताती है कि पिछले कुछ समय से ग्रेस एक खास धुन यानी रिदमम को लेकर अजीब तरह से जुनूनी हो गई थी। वह हर समय उसी धुन की बातें करती रहती थी। ग्रेस का मानना था कि उस रहस्यमय धुन को अगर कोई सच में समझ सकता है तो वह सिर्फ ओब्रे है। एलिस की यह बातें सुनते ही ओब्रे के कदम अचानक रुक जाते हैं। ग्रेस का नाम और उसका यह रहस्यमय संदेश ओब्रे को अंदर तक झकझोर देता है। उसकी आंखों के सामने अपनी सबसे अजीज दोस्त के साथ बिताए पुराने पल किसी फिल्म की तरह घूमने लगते हैं। वो यादों और भावनाओं में पूरी तरह डूब जाती है। लेकिन तभी ओब्रे एक फैसला करती है। वह ठान लेती है कि ग्रेस की आखिरी बात को यूं अधूरा नहीं छोड़ेगी। उस रहस्यमय धुन के पीछे छिपे सच को जानने के लिए वह अपनी बिखरी यादों को समेटती है और बिना देर किए सीधे ग्रेस के पुराने रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर ओब्रे देखती है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद पड़ा था। दरवाजे पर ताला लगा था और अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे पुराने दिनों की एक तरकीब याद आती है। वह दरवाजे के छोटे से सुराख में एक पतली लकड़ी डालती है, अंदर पड़ी चाबी को नीचे गिराती है और बड़ी सावधानी से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद वह दरवाजा खोलती है और चुपचाप रसोई के अंधेरे में दाखिल हो जाती है। अंदर का माहौल बिल्कुल सुनसान और भारी था। अब जैसे ही ओब्रे डाइनिंग रूम से गुजरती है उसकी नजर हर उस चीज पर टिकने लगती है जिसे कभी ग्रेस ने छुआ था। उन यादों का बोझ उसके दिल पर और भारी होने लगता है। खुद को संभालने के लिए वह अपने लिए एक ड्रिंक बनाती है, लेकिन पहला घूंट लेते ही उसका चेहरा कसला पड़ जाता है क्योंकि उसमें ग्रेस के हाथों का जादू नहीं था। फिर भी वह हार नहीं मानती। वो हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ हवा में ऐसे बातें करने लगती है जैसे ग्रेस अभी भी उसके सामने खड़ी हो और हमेशा की तरह उसे टोके जा रही हो। इसके बाद वो एक्वेरियम की मछलियों और बेलेनी नाम के कछुए को खाना खिलाती है जो इस सूने रेस्टोरेंट में जिंदगी का आखिरी निशान थे। फिर वह ग्रेस के बेडरूम में जाती है। वहाँ उसे ग्रेस के सामान में कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, यानी एक वॉकी टॉकी और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। ये देखकर ओब्रे समझ नहीं पाती कि उसकी सहेली इन वैज्ञानिक उपकरणों का क्या कर रही थी। हालांकि वो इन सवालों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और खुद को शांत करने लगती है, लेकिन यादों का साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके दिमाग में बार बार बीच वाली उस रहस्यमयी रात की धुंधली तस्वीरें घूमने लगती हैं जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देती है। अपनी बढ़ती घबराहट को कम करने के लिए ओब्रे अपनी माँ को फोन लगाती है। वो उनसे बात करके अपना मन हल्का करना चाहती थी, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती क्योंकि नेटवर्क की वजह से आवाज टूटने लगती है और कुछ ही पल बाद कॉल अचानक कट जाता है। अब थक हार कर ओब्रे खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वह रेडियो पर एक धीमी और सुकून भरी धुन चलाती है ताकि उसका बेचैन मन थोड़ा संभल सके। इसके बाद वह वहीं लेटकर सोने की कोशिश करने लगती, लेकिन आधी रात होते ही अचानक माहौल बदल जाता है। रेडियो पर बज रही सुरीली धुन धीरे धीरे टूटकर अजीब सी स्टैटिक आवाज में बदलने लगती है। तभी मेज पर रखा ग्रेस का ईएमएफ डिवाइस बिना किसी वजह के खुद ब खुद सक्रिय हो उठता है। कमरे में उसकी लगातार आती बीप और तेज शोर गूंजने लगते हैं। इसी बीच रिकॉर्डर से ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई पुरानी फंसी हुई टेप चल रही हो। लेकिन ओब्रे आधी नींद में होने की वजह से इस सब से पूरी तरह अनजान थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रहस्यमयी आवाजें दरअसल उस भयानक तबाही का संकेत थीं जो बाहर शुरू होने वाली थी। ठीक उसी वक्त शहर से दूर शांत पहाड़ों के बीच अचानक कुछ रहस्यमयी नीले पोर्टल्स फटने लगते हैं। उन पोर्टल्स से निकलने वाली तेज नीली रोशनी रात के अंधेरे आसमान को चीर देती है और पूरा माहौल डरावना बना देती है। उस समय ओब्रे भी एक रूह कंपा देने वाले सपने की गिरफ्त में थी। सपने में चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई थी और उसके बीच एडवर्ड नाम का एक आदमी अपनी पीठ घुमाकर बैठा था। आसपास अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जैसे ही ओब्रे कांपती आवाज में उसे पुकारती है, वो आदमी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगता है। सामने का नजारा देखकर ओब्रे की चीख गले में ही अटक जाती है क्योंकि उस आदमी के चेहरे पर आंख, नाक या मुंह कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक अनंत काला और भयानक गहरा गड्ढा था जो ऐसा महसूस करा रहा था मानो वह ओब्रे को अपने अंदर निगल लेना चाहता। तभी ओब्रे एक जोरदार चीख के साथ झटके से बिस्तर पर उठ बैठती है। उस समय पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा। घबराकर वह खिड़की के पास जाती है। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा शहर सफेद बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ था, जबकि दूर जंगल की तरफ से काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार आसमान में उठ रहा था। कल रात उसने जो क्रिसमस लाइटें जलाई थीं, वे भी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। पहले तो ओब्रे को लगा कि शायद खराब मौसम की वजह से बिजली चली गई है, इसलिए वह जैकेट पहनकर जनरेटर चालू करने के लिए घर के बैकयार्ड जाती है। लेकिन तभी उसे सड़क की तरफ से कुछ अजीब और भारी आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझ जाती है कि बाहर कुछ बहुत भयंकर हुआ है, इसलिए वो रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा चेक करने दौड़ती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, अचानक बाहर से कोई कांच पर पागलों की तरह हाथ
लात मारने लगता है। वो शख्स बुरी तरह डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो या तो मदद मांग रहा हो या फिर किसी अदृश्य खतरे से सावधान करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ओब्रे कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आदमी अचानक वहाँ से भाग जाता है। अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसी ओब्रे उसका पीछा करने का फैसला करती है। वो तेजी से उसके पीछे भागती है, लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद वो अजनबी शख्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब पहली बार ओब्रे को साफ एहसास होता है कि पूरे शहर में कोई बहुत भयानक घटना घट चुकी है, क्योंकि आसमान में घरों के पीछे से काले धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठ रहे थे। सड़कें बेतरतीब छोड़ी गई कारों से भरी पड़ी थी, जबकि सफेद बर्फ पर बिखरा खून किसी बड़ी अनहोनी की डरावनी गवाही दे रहा था। इन्हीं खून के निशानों का पीछा करते हुए ओब्रे धीरे धीरे एक लावारिस कार तक पहुंचती है। कार का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी खिड़कियों पर ताजा खून के धब्बे लगे थे। ये सब देखकर उसका डर और भी बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जैसे ही ओब्रे सड़क के एक कोने पर मुड़ती है, उसके कदम अचानक वहीं थम जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने एक अजीबोगरीब और बेहद डरावना मॉन्स्टर खड़ा था। उसका भयानक रूप देखकर ओब्रे के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत मुड़कर पूरी ताकत से रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगती है। भागते हुए उसकी नजर आसपास के घरों पर पड़ती है, जहां लोग अपनी खिड़कियों के पीछे छिपकर उसे डरे हुए चेहरों से देख रहे थे। लेकिन माहौल में फैले खौफ की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर में ओब्रे किसी तरह भागते भागते रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाती है और घबराहट में तुरंत दरवाजा बंद करके खुद को अंदर लॉक कर लेती। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने की कोशिश करती है, उस पल वो डरावना मॉन्स्टर भी वहां पहुंच जाता है और पूरी ताकत के साथ दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देता है। अब यह खौफनाक नजारा देखकर ओब्रे दहशत में काउंटर के पीछे रेंगते हुए जाकर छिप जाती है। लेकिन तभी अचानक उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए ग्रेस के रेडियो पर किसी का कॉल आने लगता है। कांपते हाथों से ओब्रे रेडियो उठाती है। दूसरी तरफ मौजूद आदमी खुद को ग्रेस का दोस्त बताता है। ओब्रे उसकी बात सुनकर और भी उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि ग्रेस ने कभी उसे ऐसे किसी दोस्त के बारे में नहीं बताया था। लेकिन उस वक्त उसके पास उस अजनबी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी वो आदमी उसे इस मुसीबत से बचने का एक अजीब तरीका बताता है। वो धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहता है कि तुम अपनी आंखें कसकर बंद करो और वॉकी टॉकी हाथ में लेकर उस क्रीचर की तरफ बढ़ो। ओब्रे के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो हिम्मत जुटाती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा उसे बताया गया था। वो अपनी आंखें कसकर बंद करती है और कांपते कदमों के साथ धीरे धीरे उस क्रीचर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक रेडियो से एक अजीब सी सिग्नल निकलती है और अगले ही पल वो डरावना जीव अचानक वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखकर ओब्रे पूरी तरह हिल जाती है। वो घबराकर तुरंत उस अनजान आदमी से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मौजूद आदमी पहले कुछ तंज कसता है, लेकिन फिर वो ओब्रे को भरोसा दिलाता है कि अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो शायद इस भयानक मुसीबत से बच सकते हैं। इसके बाद वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर ओब्रे के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि पिछली रात एक रहस्यमयी सिग्नल ट्रांसमिशन हुआ था और उसी सिग्नल ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उसके मुताबिक ओब्रे ने अनजाने में जब ग्रेस का रेडियो और वो अजीब डिवाइस चालू की थी, तभी वही सिग्नल ट्रिगर हो गया और इस डरावनी तबाही की शुरुआत हो गई। ये सब सुनकर ओब्रे पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो घबराई आवाज में उस आदमी से पूछती है कि आखिर मिस्टर, ये सब ग्रेस से कैसे जुड़ा हुआ है। तब वो आदमी उसे बताता है कि ग्रेस इस रहस्य के पीछे छिपे सच तक पहुंच चुकी थी। उसने किसी बहुत बड़ी और खतरनाक खोज का पता लगा लिया था। इतना ही नहीं, ग्रेस को पहले से अंदाजा था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसने अपनी उस खोज का एक हिस्सा खास तौर पर ओब्रे के लिए इसी अपार्टमेंट में छिपाकर छोड़ दिया था। ये सब सुनकर ओब्रे और भी हैरान हो जाती है। वो तुरंत उस आदमी से पूछती है कि उसे ये सारी बातें इतनी अच्छी तरह कैसे पता है। ओब्रे का सवाल सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो धीमी आवाज में कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अचानक रेडियो में तेज खरखराहट गूंजने लगती है और अगले ही पल कॉल कट जाता है। अब चारों तरफ फैले सन्नाटे और डर के बीच ओब्रे खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। उसके मन में एक पल के लिए ये ख्याल तक आता है कि शायद वो मर चुकी है और ये सब किसी खौफनाक नर्क का हिस्सा है। तभी उसकी नजर कमरे की एक शेल्फ पर पड़े पुराने लिफाफे पर पड़ती है। उस लिफाफे पर ग्रेस की लिखावट में साफ साफ ओब्रे का नाम लिखा था। ये देखकर वो उसे खोलती है तो अंदर उसे एक कैसेट टेप मिलती है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि ये रिकॉर्डिंग दुनिया बचाएगी। ये पढ़ते ही ओब्रे तुरंत टेप चला देती है और अगले ही पल रिकॉर्डिंग में ग्रेस की आवाज गूंजने लगती है। ग्रेस बताती है कि वो एक सीक्रेट ग्रुप के लिए काम करती थी जिसने रेडियो वेव्स के बीच छिपे रहस्यमयी सिग्नल्स को खोज निकाला था। इसके बाद वो एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर ओब्रे के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि दुनिया भर में होने वाली प्राकृतिक तबाहियां और भयानक हादसे कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इन रहस्यमयी सिग्नल्स से जुड़े हुए हैं। असल में ये सिग्नल्स एक खास पैटर्न में बार बार दोहराए जाते हैं और ऐसे कुल 7 बेहद खतरनाक सिग्नल्स मौजूद हैं।
ग्रेस आगे बताती है कि एक दूसरा रहस्यमयी ग्रुप भी इन सिग्नल्स की तलाश में था। इसी वजह से ग्रेस ने उन सिग्नल्स को गानों के साथ मिक्स करके अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था, उन जगहों पर जहां वो और ओम्ब्रे अक्सर साथ जाया करते थे। और रिकॉर्डिंग के आखिर में ग्रेस की आवाज अचानक धीमी और भावुक हो जाती है। वो कहती है कि उसे ओम्ब्रे की बहुत याद आती है और काश वो इस मुश्किल वक्त में उसके साथ होती। ये सुनते ही ओम्ब्रे के दिल में गहरा पछतावा भर जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि जब ग्रेस को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि ओम्ब्रे इस दर्द में पूरी तरह डूब पाती, अचानक उसे एक अजीब सा झटका महसूस होता है और अगले ही पल वो खुद को किसी अनजान और डरावनी जगह पर खड़ी पाती है। तभी उसके पीछे से किसी एलियन जैसी डरावनी आवाज गूंजती है। ओम्ब्रे घबराकर पलटती है और देखती है कि वही भयानक क्रिएचर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वो जीव उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ओम्ब्रे की आंख खुल जाती है और वो वापस उसी कमरे में आ जाती है। सांसें संभालते हुए उसकी नजर दीवार के पीछे बने एक गुप्त कंपार्टमेंट पर पड़ती है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर उसे ग्रेस की डायरी और कुछ रहस्यमयी दस्तावेज मिलते हैं। तभी अचानक रेडियो पर फिर से उसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनते ही ओम्ब्रे तुरंत उसे ग्रेस की डायरी और रिकॉर्डिंग के बारे में बताने लगती है। ये सुनकर वो आदमी ग्रेस की सारी बातों को सच बताते हुए कहता है कि ये सिग्नल्स दरअसल एक तरह की एनर्जी हैं जो दूसरे डायमेंशन के दरवाजे खोल सकती हैं। उन्हीं दरवाजों के जरिए ये खौफनाक जीव धरती पर आए हैं। वो आदमी आगे बताता है कि ये सिग्नल्स सदियों से गूंज रहे थे और बस इस इंतजार में थे कि कोई उन्हें सही क्रम में बजाए ताकि तबाही का रास्ता खुल सके। इसके बाद वो ओम्ब्रे को एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि इन सिग्नल्स में जो म्यूजिक मिक्स किया गया है उसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हें छिपाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उन खौफनाक क्रीचर्स को दूर रखने के लिए भी किया जाता था। फिर उस आदमी ने ओम्ब्रे को एक बहुत बुरी खबर दी। उसने बताया कि धरती पर लगभग ज्यादातर लोग इन जीवों का शिकार बन चुके हैं। अब ये सुनते ही ओम्ब्रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि शायद उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो आदमी आगे कहता है कि अब सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही कहीं छिपकर जिंदा बचे हैं। इसलिए वो ओम्ब्रे से विनती करता है कि वो उन सिग्नल्स की मदद से दूसरे डायमेंशन के दरवाजों को बंद करने में उसकी मदद करे। लेकिन ये सब सुनने के बाद ओम्ब्रे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसे दुनिया बचाने से ज्यादा अपनी खामोशी और अकेलापन सही लगने लगा था। इसीलिए वो उस आदमी से संपर्क तोड़ देती है और खुद को अपनी ही एक अलग दुनिया में कैद कर लेती है। इसी अकेलेपन और डर से बचने के लिए ओम्ब्रे रातों को खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती रहती है। वो छत पर एक प्यारी सी पेंटिंग चिपका देती है ताकि उसकी नजर बार बार उस डरावने खालीपन पर न जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि एक रात अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने ठीक ऊपर एक एलियन जैसा डरावना जीव दिखाई देता है। उसे देखकर ओम्ब्रे डर के मारे बुरी तरह घबरा जाती है और पागलों की तरह उस पर हमला करने लगती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वहां कोई जीव था ही नहीं। वो सिर्फ एक भयानक सपना था और डर के मारे वो असल में दीवार पर मुक्के बरसा रही थी। फिर कुछ समय बाद रेस्टोरेंट में रखा खाना भी खत्म होने लगता है। तब ओम्ब्रे को समझ आ जाता है कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ छिपकर नहीं रह सकती। इसीलिए वो एक बार फिर ग्रेस की टेप सुनती है, जहाँ उसे कुछ नए सुराग मिलते हैं। धीरे धीरे ओम्ब्रे को यकीन हो जाता है कि ग्रेस ने कोई ऐसी मशीन बनाई थी जो उन रहस्यमयी सिग्नल्स को पढ़ सकती थी, और शायद वही मशीन ग्रेस की मौत वाली रात सक्रिय हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरी तबाही शुरू हुई। अब ओम्ब्रे समझ चुकी थी कि अगर उसे इस रहस्य का सच जानना है तो उसे डर से बाहर निकलना ही होगा। इसलिए वो हिम्मत जुटाकर एक जैकेट पहनती है, बेलनी और रेडियो को अपने साथ लेती है और बाहर की उस खौफनाक दुनिया का सामना करने निकल पड़ती है। अब जिन घरों की खिड़कियों से लोग कभी उसे डरे हुए चेहरों के साथ झांकते थे, वहां सिर्फ खून के धब्बे और डरावना सन्नाटा बचा था। चारों तरफ फैली तबाही देखकर ओम्ब्रे का दिल और भारी हो जाता है। सबसे पहले वो पास के सुपरमार्केट पहुंचती है ताकि खाने का कुछ इंतजाम कर सके, लेकिन वहां भी हर तरफ बिखराव और वीरानी फैली हुई थी। सामान तलाशते हुए अचानक उसे एक शेल्फ के नीचे तीसरे नंबर की टेप मिलती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी खून की बूंदों पर जाती है। डर और जिज्ञासा के बीच वो उन निशानों का पीछा करने लगती है जो उसे सीधे सुपरमार्केट के फ्रीजर तक ले जाते हैं। जब वो कांपते हाथों से फ्रीजर खोलती है तो अंदर एक जमी हुई लाश पड़ी होती है जो कई दिनों पुरानी लग रही थी। ये नजारा देखकर ओम्ब्रे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घबराकर वो तुरंत वहां से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही उसकी नजर शहर में फैले अजीबोगरीब विशाल पत्थरों और टूटी हुई इमारतों पर पड़ती है, मानो पूरी दुनिया को किसी अनजान ताकत ने तहस नहस कर दी हो। तभी अचानक वही डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगती है। उसे सुनते ही ओम्ब्रे डर के मारे भागकर एक कार के अंदर घुस जाती है और खुद को शांत करने के लिए टेप चला देती है। बाहर वो डरावना जीव कार को जोर जोर से हिला रहा था, जबकि अंदर ओम्ब्रे धीरे धीरे ख्यालों की एक अजीब दुनिया में खोने लगती है। वहां उसे फिर से एडवर्ड जैसा ही एक लड़का दिखाई देता है, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। ओम्ब्रे धीरे धीरे उसके करीब जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का मुड़ता है, उसके चेहरे पर भी वही अनंत और भयानक गड्ढा दिखाई देता है।
और अगले ही पल वो अजीब कल्पना उसे गहरे समुद्र के नीचे ले जाती है, जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और समुद्री घास उसे नीचे की ओर रोशनी से दूर खींच रही थी। तभी अचानक ओम्ब्रे की आंख खुल जाती है। वो घबराकर तेजी से सांस लेने लगती है और तुरंत कार के बाहर नजर डालती है, लेकिन अब वहां सब कुछ शांत था, क्योंकि वो डरावना क्रिएचर वहां से जा चुका था। इसके बाद ओम्ब्रे उन जगहों पर जाने लगती है जहां वो कभी ग्रेस के साथ समय बिताया करती थी। सबसे पहले वो पुराने सिनेमा हॉल पहुंचती है और अपनी पसंदीदा सीट के नीचे छिपी चौथे नंबर की टेप निकाल लेती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर एक बेहद विशाल और चमकते हुए जीव पर पड़ती है। वो क्रीचर जितना डरावना था उतना ही रहस्यमयी और शानदार भी लग रहा था। फिर रात होते होते ओम्ब्रे लाइब्रेरी पहुंचती है, लेकिन वहां का मुख्य दरवाजा बंद था, इसलिए वो मजबूर होकर खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होती है। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि वो जगह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां एक अलग तरह का डरावना जीव घूम रहा था जो देखने में अंधा लग रहा था। उसे देखकर ओम्ब्रे सांस रोके बेहद सावधानी से आगे बढ़ती है, ताकि जरा सी आवाज भी ना हो। इसके बाद वो स्टडी रूम तक पहुंचती है और वहां रखे एक पुराने बॉक्स के अंदर से 5वें नंबर की टेप ढूंढ लेती है। लेकिन लगातार भागने और डर में जीने की वजह से वो पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए टेप मिलते ही वो वहीं किताबों के बीच बैठ जाती है और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब जाती है। नींद में उसे ग्रेस दिखाई देती है। उसे देखकर ओम्ब्रे टूट जाती है। वो रोते हुए पूछती है कि क्या ये एलियन हमला सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन ग्रेस उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो बस शांत आवाज में इतना कहती है कि ओम्ब्रे को सबसे पहले खुद को माफ करना होगा और उस सच का सामना करना होगा जो उस रात समुद्र किनारे हुआ था। इतना कहते ही ग्रेस धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगती है। तभी अचानक ओम्ब्रे की आंख खुल जाती है और वो खुद को फिर से लाइब्रेरी में पाती है। घबराई हुई ओम्ब्रे माहौल को समझने की कोशिश करती है और खुद को शांत रखने के लिए एक टेप चला देती है, लेकिन टेप शुरू होते ही उसके आसपास रखी किताबें अपने आप हवा में तैरने लगती हैं। तभी उसे नीचे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे नीचे जाती है और देखती है कि वहां फिल्म शूटिंग का सामान रखा हुआ है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो किसी सीन को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान उसे एक लड़की दिखाई देती है जो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। ये देखकर ओम्ब्रे सन्न रह जाती है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या वो खुद सिर्फ एक फिल्म की किरदार है? लेकिन अगले ही पल वो अचानक हकीकत में लौट आती है। वो अब भी लाइब्रेरी में बैठी थी। इसके बाद टेप की आखिरी याद उसे फिर से उसी समुद्र किनारे ले जाती है। वहां वो खुद को धीरे धीरे उस रहस्यमयी आदमी की तरफ बढ़ते हुए देखती है जो समंदर के बीच खड़ा मानो उसी का इंतजार कर रहा था। आज की ओम्ब्रे अपने पुराने मैं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़खड़ाकर रेत पर गिर जाती है। तभी उसकी नजर पास बैठे एडवर्ड पर पड़ती है जो सिर झुकाए रेत पर बैठा रो रहा था। उसी पल ओम्ब्रे को उस रात का पूरा सच याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि एडवर्ड कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, और उस रात समुद्र किनारे वो जिस दूसरे आदमी के साथ थी उसने उसके साथ संबंध बनाकर एडवर्ड को धोखा दिया था। यही वो कड़वा सच था जिसे ओम्ब्रे इतने समय से अपने दिल में दबाकर भागती रही थी। अब ओम्ब्रे समझ जाती है कि वो बार बार इस बीच और उन डरावनी यादों की तरफ क्यों खींची चली आती थी। उसके अंदर सालों से उसी गलती का पछतावा दबा हुआ था। यही वजह थी कि ग्रेस बार बार उसे खुद को माफ करने और उस सच का सामना करने के लिए कह रही थी। अब सारी बातें समझ आने के बाद ओम्ब्रे गुस्से और दर्द के साथ उस दूसरे आदमी की तरफ बढ़ती है जो धीरे धीरे उन्हीं खौफनाक क्रीचर्स में बदलने लगा था। फिर वो पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और वो आदमी सीधे समंदर के पानी में गिर जाता है। इस भयावह अनुभव के बाद ओम्ब्रे की हालत बिगड़ने लगती है और वो तुरंत टेप सुनना बंद कर देती है। फिर अगली सुबह सूरज निकलने पर ओम्ब्रे ग्रेस की कब्र के पास से होते हुए रेडियो स्टेशन की तरफ बढ़ती है। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर के पीछे आखिरी टेप मिलती है। अब अपनी इस खोज को पूरा करने के लिए वो सभी टेप्स को सही ऑर्डर में बजाती है और उस सिग्नल को हवा में प्रसारित कर देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ग्रेस के बताए अनुसार इससे वो पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद ओम्ब्रे रेडियो पर अपना नाम बताकर मदद मांगने लगती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तुरंत उस लड़के को बताती है कि उसने सिग्नल भेजकर पोर्टल बंद कर दिया है। लेकिन उसकी बात सुनते ही लड़के की आवाज घबराहट से कांपने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किया? बिना समझे कोई सिग्नल नहीं भेजना चाहिए था। तुमने पोर्टल बंद नहीं किया बल्कि एक नया रास्ता खोल दिया है। लेकिन तब ओम्ब्रे उसकी बातें नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसकी नजर बाहर बन रहे उस विशाल डोम पर टिक गई थी जो दो बड़े पत्थरों के बीच धीरे धीरे आकार ले रहा था। वहां ग्रेविटी उल्टा काम कर रही थी और मिट्टी के टुकड़े जमीन से ऊपर आसमान की तरफ उठ रहे थे। रेडियो पर वो लड़का लगातार ओम्ब्रे को पुकारता रहता है, लेकिन ओम्ब्रे अब किसी जवाब की हालत में नहीं थी। वो पूरी शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को उस उल्टी ग्रेविटी के हवाले कर देती है। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है, जैसे वो अपनी सारी पुरानी यादों, दर्द और पछतावे से दूर जा रही हो। उसी पल बैकग्राउंड में एक उदास और गहरा संगीत बजने लगता है। ओम्ब्रे की आंखों के सामने एडवर्ड की धुंधली यादें तैरने लगती हैं। फिर धीरे धीरे पूरा दृश्य ब्लैक एंड व्हाइट रंग में बदल जाता है
और आखिर में ऑब्रे उस अनंत और अनजान अंतरिक्ष की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाती है और इसी खामोश और रहस्यमयी मंजर के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।